बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रशमत अली, MPhil फिजिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रेमिया खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 17 FSC फिजिक्स सेकेंड ईयर। हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इस चैप्टर में 3 प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की डिस्कस हुई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। अब बारी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। हम इस बुक के शुरू वाले चैप्टर में मुख्तलिफ फोर्सेस का जिक्र कर चुके हैं, उसमें इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल और उनके साथ उनकी ओरिजिन आया कि मैग्नेटिक फील्ड की ओरिजिन क्या है, मैग्नेटिक फोर्स की ओरिजिन क्या है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं, छोटे छोटे बार मैग्नेट्स ले लें, सपोज कर लें ये इस तरह की 2 बार मैग्नेट्स हैं। बार मैग्नेट्स बड़े सिंपल, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए। उसका एक साइड नॉर्थ, दूसरा साइड साउथ, इस तरह दूसरा मैग्नेट। हम ये देखते हैं कि अगर ये अपोजिट पोल्स हों तो उनमें अट्रैक्शन होती है, और अगर सेम पोल्स हों तो उनमें रिपल्शन होती है। तो आया कि सवाल ये पैदा होता है कि इनके अंदर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहाँ से आए, इनकी ओरिजिन क्या है। हम ये पहले जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन की कोई ओरिजिन नहीं है, उनको इसलिए नेचुरल फोर्सेस कहा जाता है। तो इब्तिदा में इस मैग्नेटिक फोर्सेस जो इनके दरमियान में, मटेरियल के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है, इसको भी हम नेचुरल फोर्स ही कहा करते थे। लेकिन लेटर ऑन पता चला कि इनकी ओरिजिन और इलेक्ट्रिक चार्ज की ओरिजिन ही मैग्नेटिक ओरिजिन है। तो लिहाजा सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं क्या? तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जब किसी एक न्यूट्रल सब्सटेंस या अननोन सब्सटेंस ले लें, सॉलिड सब्सटेंस ले लें, सपोज करें ये एक डस्टर है, इसको हम अननोन समझ लें, इस पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करें। एक्सटर्नल से मुराद 2 बार मैग्नेट ले लें, जैसे ये मैंने अभी शो किया, ये बैट से हम अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या रहता है, क्या ये भी मैग्नेट का रिस्पांस शो करता है, ये मैग्नेट बनता है नहीं बनता, क्या इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आती है। तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स दैट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ऑन देम आर कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यानी किसी अननोन मटेरियल पे, सॉलिड मटेरियल पे हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उसके नतीजे में जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है तो उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहेंगे। हम इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज का डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। उनमें से एक हिस्टैरिसिस, इसका जिक्र पहले प्रीवियस चैप्टर में आया। करेसिविटी, रिटेंटिविटी, ससेप्टिबिलिटी, और इसका इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो इनको हम जनरली ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो इनकी डिटेल जाने से पहले हमें फिर एक दफ़ा ओरिजिन की तरफ जाना है। इसकी ओरिजिन कहाँ से आए? एक सिंपल assumption थी है कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज करंट। हम कैसे कह सकते हैं कि करंट ही इसकी वजह है? तो हम ये जूनियर क्लासेस में देख चुके हैं कि अगर एक बार मैग्नेट हो जिसमें एक तरफ नॉर्थ दूसरी तरफ साउथ हो, तो उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो है ट्रेस की जा सकती है। एक मैग्नेटिक पोल पीस ले लें, दोनों साइडों पे रखते जाएं तो आपको इस तरह की फील्ड नजर आएगी। यहाँ पे जो लाइंस शो की गई हैं इनको हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। जैसे कि एक चार्ज के बाहर लाइंस थे तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इस तरह मैस के बाहर कोई लाइंस होंगी तो ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसके बाहर जो लाइंस हैं ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाते हैं। और ये लाइंस की डायरेक्शन क्या है? ये शो कर रही है कि नॉर्थ से लाइंस आर ओरिजिनेटेड और साउथ से टर्मिनेटेड। अंदर इसके क्या होगा? तो यही लाइन आप समझ सकते हैं कि ये बॉक्स की तरह नजर आ रहा है। अंदर क्या होना है? ये लाइंस जाएंगी विद इन द बार मैग्नेट
these lines will be from south to north, and outside the bar magnet these lines will be from north to south. अगर दो कोई भी मैग्नेट रखते हैं तो इस तरह का इनका इफेक्ट होना है। ये एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 14 में। सोलेनॉइड एम्पेयर्स लॉ के एप्लीकेशन है। तो इसमें अगर करंट फ्लो करता है, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया एरो डायरेक्शन से कि करंट की डायरेक्शन क्या है, इधर से अपवर्ड, और ये इस वायर में से होता हुआ सर्कल्स मुकम्मल करते हुए यहाँ पे आउट हो गया। अगर हम राइट हैंड रूल यूज करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए, तो फिंगर्स में करंट और थंब जो है ना वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल नॉर्थ वैसे ही जिस तरह की उसमें शो किया हुआ। तो यकीनन फिर ये हिस्सा साउथ बन जाएगा। तो इसकी लाइंस ऑफ फोर्स वैसे ही ओरिजिनेट होती हैं, ड्रा की जा सकती हैं पेपर पर भी। और ये दोनों की सिमिलरिटी ये साबित करती है कि जिस तरह यहाँ से करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, अगर करंट ना हो तो ये फील्ड नहीं होती। तो इसी तरह यहाँ पे भी कोई करंट ही होगा कि जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। लेकिन ये एम्पेयर का आइडिया था, उसने आर्गुमेंट दी थी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए बार मैग्नेट मे बी ड्यू टू द करंट फ्लोइंग, उसमें से हो सकता है करंट फ्लो कर रहा हो। लेकिन उस वक्त एटम की स्ट्रक्चर मालूम नहीं थी, करंट का कंसेप्ट जरूर मौजूद था, एटम की स्ट्रक्चर मौजूद नहीं थी। तो उस स्ट्रक्चर की बिना पर ये कंसेप्ट अधूरा रहा, वक्त चलता रहा। तो एक वक्त आया जब हम एटम की स्ट्रक्चर मालूम कर चुके, तो फिर इस आइडिया को मजबूती मिली कि अब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये अगर सब्सटेंस है, पीस ऑफ ए सब्सटेंस, ये यकीनन एटम पर मुश्तमिल है और मुख्तलिफ एटम मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं और रिवॉल्व के साथ वो स्पिन भी कर रहे हैं। तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं इसकी मोशन। और पूरे सर्कल में ये करंट होता है चार्ज पर टाइम, तो इसका टाइम अगर टी हो, चार्ज और ई हो, तो ये जो ना हम इसको कह सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये भी करंट जनरेट कर रहा है। तो इस करंट की वजह से ये एक लूप बन गया। हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो इसका आउटवर्ड जो थंब वो पॉइंट आउट कर रहा है कि इधर इसका नॉर्थ होगा और इसके दूसरी तरफ जो ना इसका साउथ होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का सर्कल जो है ना ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एटम की सिचुएशन ऐसी है कि तमाम एटम इलेक्ट्रॉन पे मुश्तमिल है और सब में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो फिर उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज वो सेटिस्फाई होना ज़रूरी था कि कुछ मटेरियल मैग्नेट हैं, कुछ नॉन मैग्नेट हैं, कुछ इंटरमीडिएट रखते हैं। तो फिर अगर सब में इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवॉल्व कर रहे हैं तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ मटेरियल मैग्नेट हो और कुछ नॉन मैग्नेट हो। तो उसके बाद लेटर ऑन ये डिस्कवर हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है ना ये रेवोल्यूशन के साथ स्पिन भी कर रहा है अपनी एक्सिस के गिर्द। तो जिस तरह हमने बताया कि अगर रेवोल्यूशन कर रहा है तो ये उसकी रेवोल्यूशन की स्पिन एक्सिस के अलॉन्ग उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो उसकी एक्सिस के अलॉन्ग उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन के साथ दो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, एक है ऑर्बिट के हवाले से और इसको हम कह रहे हैं रेवोल्यूशन के हवाले से, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है स्पिनिंग के हवाले से। दो मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में सपोर्ट करती हैं तो फिर वो ऐसा मटेरियल बन जाता है जिसको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। और अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड की एक्सेस कुछ इस तरह है, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस में मुख्तलिफ होता है, तो उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और एज ए रिजल्ट वो नॉन मैग्नेट डेवलप हो जाते हैं। और कुछ में ऐसा भी होता है कि जहाँ पे स्पिन और ऑर्बिट की फील्ड बिल्कुल अपोजिट ना हो बल्कि सर्टेन एंगल पर मौजूद हो, तो उनको ऐड अप करें तो एक इंटरमीडिएट सिचुएशन डेवलप होती है। तो लिहाजा ये जो फील्ड है, न्यू आइडिया अबाउट द मैग्नेटिज्म इज द स्पिनिंग एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस द नेट मैग्नेटिक फील्ड। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। अब हम देखते हैं ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है, तो हम अगर इसको हम कट करें दरमियान में
क्या ऐसा हो सकता है कि हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल अलहदा हासिल कर लें? ऐसा मुमकिन नहीं। क्या होगा, हर टुकड़े में अलहदा से नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। तो ऐसा हम करते हैं, बच्चे लड़ रहे हो छोटे मैग्नेट पे, तो हम उसके टुकड़े कर देते हैं, अलहदा सारे मैग्नेट अलहदा से बन जाते हैं। तो फिर और डिवाइड करते हैं, जितने हिस्से कर देंगे उतने में न्यू नॉर्थ साउथ पोल बन जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं होता, कि वो अलहदा क्यों नहीं होते? एक्चुअली हम कट करते करते उसको लास्ट स्टेज पे एटॉमिक पे ले जाएं, और एटम में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो स्पिन भी कर रहा होगा, उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, और एक आइसोलेटेड एटम जो ना वो एक सिंपलेस्ट बार मैग्नेट की शक्ल में आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आइसोलेटेड नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी हासिल नहीं कर सकते। हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन है, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, वो यही बताती है कि उनका जो इंटीग्रल बी जो है ना वो 0 होता है, मीन्स सिंगल आइसोलेटेड पोल हम हासिल नहीं कर सकते। आगे चलते हैं कि एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट बार मैग्नेट। इसी तरह एक बार मैग्नेट होगा जिसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी, इधर नॉर्थ होगा और दूसरा क्या होगा, साउथ होगा। हम इसको इस तरह शो किए देते हैं, ये नॉर्थ और दूसरा क्या है, साउथ बन गया, सिंगल आइसोलेटेड मैग्नेट हो जाएगा। अब स्पिनिंग और रेवोल्यूशन की बुनियाद पर हम इसको डिवाइड करेंगे सब्सटेंसेस को 3 हिस्सों में। ये 3 हिस्से हमने इस तरीके से लिखे एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। डिफरेंशिएट बिटवीन 2 मीन्स पैरा, डाया, फेरो, बिटवीन 2। तो कोई भी आप आसानी से 2 पॉइंट उठाएं और डिफरेंस लिख लें, या इनकी डेफिनेशन आ जाए, डिफाइन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो आसानी से यही डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो ये सिंपली कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहले पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा है डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरा है फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरा हमने इसको अपने तौर पे ज़हन में रखा हुआ है, पैरा से बनता है परमानेंट। डाया, डाई, 2 मैग्नेट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, तो फेरो जो है ना वो इंटरमीडिएट है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जैसे कि अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग और रेवोल्यूशन, 2 फील्ड मिलके जो है ना एक नेट फील्ड बनाती है। तो अगर ऐसे सब्सटेंस जिसमें ऑर्बिट्स और स्पिन एक्सिस इस तरह रिप्रेजेंट होते हैं कि उनकी फील्ड सपोर्ट करके एक नेट फील्ड बनती है, जिसको उन सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। यानी आप कह लें कि अगर एक बॉडी इस तरह रिवॉल्व कर, इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी नेट फील्ड इस फॉर्म में होगी टुवर्ड्स यू। और अगर सपोज करें इलेक्ट्रॉन जो है ना वो उसके बाहर ऐसे स्पिन भी कर रहा है अपने एक्सिस में, तो उसकी फील्ड भी ऐसी होगी। इस तरफ हम उसको इस तरह अगर शो कर लें तो दोनों की फील्ड्स की सेम डायरेक्शन होगी, दोनों ऐड अप होंगे, रिजल्टेंट फील्ड ये होगी नॉर्थ इस तरफ और साउथ इस तरफ। तो इनको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अच्छा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं कि अगर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रोटेशन आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग जो ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब दोनों की डायरेक्शन नोट करें, रेवोल्यूशन के जरिए मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ इस तरफ होगा और स्पिनिंग के जरिए मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ इस तरफ होगा। दोनों फील्ड इक्वलाइज हो जाएंगे मुख्तलिफ पॉइंट पे, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, नेट इफेक्ट जो ना कोई फील्ड नहीं होगी। तो इन सब्सटेंस को हम डायमैग्नेट या फिर नॉन मैग्नेट्स कहते हैं। इस तरह फेरोमैग्नेट्स क्या होते हैं, ये इनमें दोनों फील्ड्स यानी एक ऑर्बिट से और दूसरे स्पिनिंग से ये कुछ इस तरह ओरिएंट करती हैं कि रिजल्टेंट फील्ड पहले में बताया दोनों सेपरेट होगी, दूसरे में बताया कि अपोजिट होगी, और तीसरे में इस एंगल भी हो सकती है, इस एंगल भी हो सकती है, इस एंगल भी हो सकती है। तो नॉर्मली वो अपेयर हो जैसे नॉन मैग्नेट है, लेकिन बाहर जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो वो आसानी से मैग्नेट बन जाए, आसानी से मैग्नेट बन जाए, तो उसको हम फेरोमैग्नेट। लफ्ज फेरो जो है वो बना है फेरस, फेरिक से, जिसको हम लैटिन ज़बान में क्या कहते हैं, आयरन, आयरन का शॉर्ट फॉर्म। एक्चुअली इसकी अगर ओरिजिन देखी जाए तो पहला मटेरियल जिसमें से हमें स्टडीज में मिला कि कौन सा मटेरियल, कौन सा एलिमेंट है जो इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस करता, वो था आयरन। तो आयरन के बाद में बाकी चीजें डिस्कवर हुई। हम इनको
पैरा को नॉर्मली कहते हैं परमानेंट मैग्नेट्स, इनको नॉन मैग्नेट्स, और इनको इंटरमीडिएट मैग्नेट्स कहते हैं, दोनों के दरमियान में। यानी बाज़ाहिर वो लगता है कि पैरा डाया है, लेकिन एक्चुअली जब भी हम चाहें तो उसको पैरा बना सकते हैं। तो इनकी अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कोई एग्जांपल नहीं। तो वैसे इन मार्केट में अवेलेबल हम देखते हैं जो मोटर है उसमें जनरेटर में मैग्नेट की ज़रूरत होती है, परमानेंट मैग्नेट की। तो वो हम कहाँ से लेते हैं? तो बेसिकली इन मटेरियल में से उनको मैग्नेटाइज किया जाता है, जिसका प्रोसेस कैसे मैग्नेटाइज करना है नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको देखेंगे कि कैसे वो मैग्नेट बनाया जाता है। तो वो स्टील को या आयरन की अलॉय है, कोई अलॉय लेके उसको उस लेवल तक मैग्नेटाइज किया जाता है कि नॉर्मली में अपेयर होते हैं कि जैसे वो मैग्नेट हो, परमानेंट मैग्नेट हो। तो प्रैक्टिकली ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है जिसमें से हम कह लें कि ये परमानेंट मैग्नेट पैरामैग्नेट है। अब बताएं इनकी काफी सारी एग्जांपल, वाटर, कॉपर, बिस्मथ, एंटीमनी, ये एलिमेंट्स हैं। कुछ ग्रुप में ऐसे हैं जो मैग्नेटिक शो नहीं करते, मतलब आपके पास वुड है, क्लॉथ है, वो भी नॉन मैग्नेट में, लेकिन उसमें डिपेंड करता है उसमें मटेरियल कौन सा है, अगर वो मटेरियल कंपोजिशन क्या है। इसकी एग्जांपल है ये फेरोमैग्नेट की आयरन, कॉपर, निकल, ये क्रोमियम ऑक्साइड है, और ये अल्निको अलॉय है जो कि आयरन, निकल, कोबाल्ट और इन मटेरियल पर मुश्तमिल एक अलॉय। अलॉय होता है मिक्सचर, दो सॉलिड सब्सटेंस का जो मिक्सचर होता है उसको हम अलॉय कहते हैं। हम नेक्स्ट अगर हम देखें इन तीनों में से इंपॉर्टेंट कौन से आता है, तो इसके लिए वैसे तो हर एक की जरूरत है, इंपॉर्टेंस है, सारे मटेरियल ही मैग्नेट हो जाए, तो हमें ऐसे मटेरियल कहाँ से लाएं जहाँ जो नॉन मैग्नेट्स हो। तो इन तीनों में से हम अगर देखें तो इंजीनियर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फेरोमैग्नेट है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी में दोनों में काम दे सकता है, तो इसलिए इस पे ज़्यादा काम हुआ। मेटलर्जी है इंजीनियरिंग का एक शोबा जिसमें मेटल पे काम किया जाता है, तो जितना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे काम हुआ शायद इतना उन पे नहीं हुआ। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की स्टडीज देखना चाहते हैं आखिर इसमें क्या ऐसी चीज़ है जिस वजह से मैग्नेटिक डेवलप होते हैं, तो उसके लिए एक थ्योरी डेवलप की है, डोमेन्स थ्योरी। लफ्ज डोमेन्स हम सेट में भी इस्तेमाल करते रहे। अगर सपोज कर लें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, तो इसमें वाई को हम रेंज कहते हैं और एक्स को डोमेन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डोमेन से कुछ और मुराद है। रिसेंट स्टडीज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर कंसिस्टेड ऑफ डोमेन्स, यानी जितने भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, आयरन था, कोबाल्ट बताया, निकल बताया, क्रोमियम बताया, अल्निको, और इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो सब के किस पे मुश्तमिल है? डोमेन्स। हम तो पहले कहते थे सब्सटेंसेस एटम पर मुश्तमिल है, तो ये डोमेन्स क्या है, ये हमारे देखने के काबिल हैं या समझने के काबिल हैं। डोमेन्स का साइज जो होता है वो मैक्रोस्कोपिक साइज होता है, यानी एक थ्योरी डेवलप्ड है, और इस साइज को अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम समझें तो मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के साइज के बराबर या उससे भी कम। मिलीमीटर हम नॉर्मली नहीं देख सकते, स्केल पे हम देखते हैं, तो इसके लिए माइक्रोस्कोप ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम मैग्नीफाई करें। तो माइक्रोस्कोप का दौर पहले से गुजर गया, नैनो का आ गया, फिर पिको का आ गया, मज़ीद हम साइंस में, फिज़िक्स में रिसर्च करते जा रहे हैं जिनका साइज उससे भी छोटा, मसलन न्यूक्लियर फिज़िक्स के हवाले से ऐसे पार्ट्स, एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जिनका साइज 10⁻⁻18 में है, प्रोटॉन के अंदर, न्यूट्रॉन के अंदर, इसके अलावा और जिनका साइज उससे भी 10⁻18-21 में है। तो ये माइक्रो वाला साइज डोमेन्स ने हमने थ्योरी के हवाले से देख रहे हैं। तो एक डोमेन क्या चीज़ है जिसका साइज इतना, और वो बेसिकली किस में मुश्तमिल है? लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, और उनकी रेंज क्या है? अप्रॉक्सीमेटली 10⁻12 to 10⁻16, बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, लेकिन वो तब भी एक एटम हमें विजिबल होता ही नहीं नॉर्मली, नैनो से भी नहीं और पिको से भी विजिबल नहीं होता। तो एक एटम विजिबल नहीं, तो इतने सारे एटम, आप कह लें कि बॉल पॉइंट का जो छोटा सा टिप बॉल है उसमें 1 मिलीमीटर का साइज हो सकता है,
तो उसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ एटम्स अवेलेबल हैं। तो इस डोमेन्स में भी ऐसा समझ लो कि एक डोमेन इस तरह का ही कुछ, तो उसमें इतने एटम हो सकते हैं। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव के लिए अहम है। तो विद इन ईच डोमेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑल स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पैरेलल। जितने भी डोमेन में अगर एक सपोज कर लें, ऐसा हम डोमेन कह लें, छोटा सा पीस कह लें, ये एटम ये एटम ये एटम सारे एटम, तो सब में इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं और सबके स्पिनिंग की एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो एक डोमेन के अंदर तमाम स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होगी। ये इसमें वो डोमेन कहलाएगा, ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ईच डोमेन इज मैग्नेटाइज्ड टू द सैचुरेशन। अब सैचुरेशन का मतलब है मैक्सिमम लेवल तक, यानी तमाम मैग्नेटिक की, जैसे मैंने एक एटम की मैग्नेटिक फील्ड शो की है नॉर्थ और साउथ में, तो ऐसे तमाम एटम में अगर नंबर ऑफ एटम्स ऐसे अवेलेबल हों तो उसमें भी ऐसे फील्ड, उसमें भी ऐसे, तमाम में एक ही फील्ड हो पैरेलल। ये पैरेलल कहलाएगी कि उनकी तमाम की जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे स्पिन की वजह से पैरेलल होंगे। ईच डोमेन बिहेव्स एज ए स्मॉल मैग्नेट। हर डोमेन एक मैग्नेट के तौर पर बिहेव करेगा। ये तमाम फील्ड्स कंबाइन होकर सिंगल फील्ड रिजल्टेंट फील्ड कहलाएगी, तो वो अकेला एक मैग्नेट होगा। तो अगर एक नॉर्थ पोल उसमें मौजूद होंगे, अगर अनमैग्नेटाइज्ड डोमेन्स ले लें तो उनके डिसऑर्डर में सारे डोमेन्स अवेलेबल होंगे। मसलन ये एक छोटा सा पीस लिया, ये एक आइडिया स्ट्रक्चर रफ सा उसमें लिया कि ये जो एरोज लगाए हुए बेसिकली ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। ये छोटे छोटे जो पीस दिखाए हुए बेसिकली इनको हमने निशानदेही की है एज ए डोमेन्स। डोमेन कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, रैंडम पैटर्न है। किसी ने इतने एटम किससे उससे कम, किससे उससे ज़्यादा, तो इस तरह ये रैंडम पैटर्न। तो इनकी डोमेन की, हर डोमेन की रैंडम मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए जब ये रैंडम है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। हम इसको समझेंगे कि शायद ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है इन नॉर्मल कंडीशन में, अनमैग्नेटाइज्ड फॉर्म में। सपोज करो लोहे का टुकड़ा है तो उसमें भी यही सूरत हाल होगी, ग्रुप ऑफ एटम्स जो कंबाइन करके डोमेन्स बने होंगे। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मीन्स इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा, तो फिर क्या होगा? ये डोमेन्स जो है ना, जिनकी डायरेक्शन किसी किधर है, किसी किधर है, किसी किधर है, ऐसे वो सब उसका रिस्पॉन्ड करेंगे और यही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सब घूम के ऐसे बनेंगे। अगर ये एरो लगा हुआ ना, तो एरो जो है ना इसमें शो करेगा नॉर्थ पोल और दूसरा जो है वो साउथ पोल विदाउट एरो। तो इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल अपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट होना है, इसको हम कह लें कि ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। हम कहते हैं कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। तो इधर इसका साउथ हो गया और इसका नॉर्थ ये अट्रैक्ट करेंगे, इधर साउथ और ये नॉर्थ ये अट्रैक्ट करेंगे, सबकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। ये तमाम की अलाइनमेंट होगी। हो सकता है कोई कट दुका डोमेन्स ना भी अलाइन हो। तो बेसिकली ये जो है ना, अगर एक डोमेन इधर है एक इधर है, उसको हम लाना चाह रहे हैं इधर, तो इस पर हमें वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जब हम इस पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो इस तरह की सूरत हाल होती है। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के मुख्तलिफ तरीके, आप एक बार मैग्नेट ले लें दोनों तरफ से, या फिर एक सोलेनॉइड ले लें। क्योंकि सोलेनॉइड में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर स्ट्रॉन्गर होती है, पैरेलल होती है। तो जब वो पीस हम अंदर रख देंगे, जो सोलेनॉइड की फील्ड होगी उसी तरह उसकी फील्ड बन जाएगी, उसमें डोमेन्स तमाम पैरेलल हो जाएंगे। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि दोबारा वो रैंडम में आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो उसी तरह बरकरार है। अगर ये उसी तरह बरकरार हैं तो ये बन गया परमानेंट मैग्नेट। और अगर सपोज करें वापस आ गया तो फिर ये है तो फेरोमैग्नेटिक। ये इस फॉर्म में है तो डायमैग्नेट, इसमें है तो पैरामैग्नेट। अगर ये मुसलसल रहे इसी तरह ही एक्सटर्नल फील्ड के बगैर तो पैरा में रहेगा। अगर वो वापस लौट देता है, ऐसा होता नहीं है अक्सर मटेरियल। हमने देखा मैकेनिक के पास गए, रेडियो मैकेनिक है, टेलीविजन मैकेनिक है, वो उसने पेचकश लिया होता है, उसका वो मैग्नेटाइज सब्सटेंस पेचकश का जो छोटा सा हिस्सा ना, वो है स्टील का बना हुआ।
तो लाउड स्पीकर उसके अंदर लगा हुआ, लाउड के अंदर मैग्नेट होता है, वो उसको क्या करता है, पेज को उठाना हो, नीचे गिर गया हो छोटे छोटे पेज, वो मैग्नेट को लगाता है थोड़ी देर, तो वो हो जाता है मैग्नेटाइज, फिर उसको पेज को लगाता है, उस वहाँ से उठा लेते हैं, तो उसके बाद वो फिर मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है। मैग्नेटिज्म खत्म का मतलब ये है कि जो अलाइनमेंट थी वो रैंडम में चली जाती। तो इसलिए आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुँचा। अल्लाह हाफिज़।